हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन सेशन। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर पूरा हम उसका निचोड़ भी करते हुए चलेंगे। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का लाइव 9 PM में आपकी डेली क्लास चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो ये ज्योग्राफी का होने वाला है दोस्तों, एपिसोड नंबर आपका 3rd होने वाला है। इससे पहले 2 आपका एपिसोड हो गया है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का आपका एक एपिसोड करवाया गया है, टोटल 80 सवाल का, है ना। पॉलिटी का भी दोस्तों कल करवाया गया था। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपका हुआ था, है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सबका PDF आपको मिल जाएगा, है ना जी। और ये रहा मैराथन क्लास आपका, क्लास नंबर 3rd दोस्तों। डेली आपकी रात में 9 बजे क्लास चलती है। और आज है आपका टेस्ट नंबर आपका 3rd ज्योग्राफी का। 40 सवाल हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण, और इससे संबंधित आपको दोस्तों कम से कम 200 सवाल और बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि 200 से 250 सवाल आपका यहाँ ज्योग्राफी का भी कंप्लीट होने वाला है पूरा दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर अभी देखेंगे, है ना। और काफ़ी मजा आएगा आप लोग को। और ये आपका 6 to 12 से ही आपको लिया गया है ना। इससे बाहर आपको सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और जितना मैं करवा दूंगा दोस्तों आपको 10 मैराथन में, उससे ज़्यादा आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप है जहां आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मात्र 251 अभी फिलहाल चार्ज है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। और इससे पहले भी आप लोग को पूरा NCERT भी करवा दिया गया है 6 to 12 तक, तो वो भी आपको मिल जाएगा। 6 to 10 तक करवाया गया है ना। तो चलिए जी, लेट नहीं करना है। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग फटाफट अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए, पहला नंबर है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? बताइए दोस्तों, भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो कितनी लंबी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा रेखा बनती है वो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है दोस्तों, है ना। अगर पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, तो वो हमारा बांग्लादेश के साथ ही है। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई है कितनी, तो 4096.6 किलोमीटर एग्जैक्ट लंबाई है ना। अगर लगभग में पूछे तो 4096 किलोमीटर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है भारत की, तो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है वो आपका राज्य है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा राज्य है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है ना। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा बनाती है और उसके शासित प्रदेश का नाम है आपका दोस्तों लद्दाख, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये हमारा अफगानिस्तान हो गया सबसे छोटी सीमा रेखा, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा किसके साथ सीमा बनाती है, तो कम वाला आपको याद रखना है और ज़्यादा वाला याद रखना है, बीच वाला जल्दी नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो सीमा रेखा है ना, मैं आपको फिगर के माध्यम से भी थोड़ा सा समझा दूं आपको, है ना, कि किसके किसके साथ हमारा सीमा रेखा बन रहा है। तो आपको पता होगा कि किसके किसके साथ दोस्तों सीमा रेखा साझा करती है भारत की सीमा, है ना। तो एक तो हमारा ये हो गया छोटा पाकिस्तान हो गया आपका। पाकिस्तान के अलावा यहाँ अफगानिस्तान हो गया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपका नेपाल हो गया, इसके ऊपर में चाइना हो गया, यहाँ पर आपका भूटान हो गया, इधर आपका म्यांमार हो गया, और ये वाला रहा आपका बांग्लादेश हो गया। तो टोटल कितने देश हो गए सीमा रेखा से? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। टोटल 7 देश है दोस्तों जिससे सीमा रेखा भारत बना रही है ना। और जलीय सीमा किससे बनाती है, तो जलीय सीमा याद रखना है आपको। एक तो श्रीलंका आपका यहाँ नीचे हो गया आपका। श्रीलंका के अलावा अगर नीचे जाइएगा तो वहाँ पर आपको मालदीव मिलेगा, है ना। तो जलीय सीमा हो गया हमारा, एक तो श्रीलंका हो गया दोस्तों, है ना। एक श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के साथ साथ हो गया आपका मालदीव, ठीक है। तो ये जलीय सीमा रेखा वाला हो गया। और 7 को दोस्तों आपको स्थलीय सीमा रेखा वाला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल प्लस स्थल, है ना, जलीय सीमा प्लस दोस्तों स्थलीय सीमा रेखा किसके किसके साथ सीमा बनाती है, तो जलीय और स्थलीय दोनों अगर आपसे पूछ लिया जाए तब कौन कौन से देश होंगे दोस्तों? जलीय और स्थलीय पूछा जाए तो एक तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बांग्लादेश, है ना, दूसरा हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका म्यांमार, ठीक है। तो ये 3 देश है जिसके साथ जल के साथ भी सीमा बनती है और आपका स्थल के साथ भी सीमा बनती है। तो ये 3 देश आपको याद रखना है। 2 जलीय देश आपको याद रखना है, श्रीलंका और मालदीव, है ना। और 4 जो देश है दोस्तों सिर्फ स्थलीय अगर पूछा जाए तो सिर्फ स्थलीय जो सीमा लगती है वो 4 देश के साथ लगती है। वो 4 देश कौन कौन किससे है सिर्फ स्थल वाला? तो एक तो अफगानिस्तान हो जाएगा,
नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और चाइना हो जाएगा। तो ये 4 देश जो हो गए सिर्फ स्थल वाला, है ना। 3 देश हो गए स्थल और जल दोनों वाला, 2 देश हो गए दोस्तों सिर्फ जल वाला, श्रीलंका और मालदीव। अगर टोटल कहा जाए तो टोटल हो जाएगा आपका 7 देश ऊपर में और 2 देश नीचे में, 9 देश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे देश हैं जिससे सीमा रेखा आपका बनती है। ये आपको पूरा कन्फर्म होनी चाहिए, है ना, सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए गंडक नदी जो है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है गंडक का, ये नेपाल से ही होता है ना। नेपाल से ही ये नदी निकलती है आपकी, और नेपाल से निकलने के बाद ये आपका ये भारत का रहे आपका यूपी और बिहार की सीमा रेखा भी ये बनाती है। तो इस नदी को दोस्तों कह रहा है नेपाल में क्या कहते हैं, इसको नेपाल में कहा जाता है नारायणी नदी। ठीक है, क्या कहते हैं, नारायणी नदी आपका, है ना, इसको नारायणी नदी कहा जाता है दोस्तों नेपाल में। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा आंसर नंबर आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, नारायणी नदी आपका दोस्तों। ठीक है जी, चलिए और इसके अलावा अगर कृष्णा नदी की हम बात करें, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है ना, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और महाबलेश्वर कहाँ है दोस्तों, तो महाबलेश्वर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से निकलती है ना, महाराष्ट्र से निकलती है आपको कृष्णा नदी, याद रखना है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा नदी, है ना। ये सभी चीज़ तो आपको याद हो गया होगा, मैं इतना चीज़ बता दिया, इतना बार बता दिए इसको, है ना जी। चलिए, कृष्णा पर ही दोस्तों एक नागार्जुन सागर बांध भी बनाया गया है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। अगर इसके अलावे अगर आपका पूछा जाए दोस्तों, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं, आपको पता होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। और जब ये दोनों नदी जमुना और पद्मा मिल जाता है तो इसको कहते हैं मेघना नदी कहते हैं। और यही मेघना जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। हम चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार ये आपको पूछ रहा है, क्योंकि अभी 2000 नया जो 23 में आपका जो जनगणना हो रहा है इसका तो कोई डाटा आया नहीं अभी, है ना। तो अभी जो दोस्तों ये 2011 वाला ही आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा वाला हो गया। सबसे कम वाला किसका है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का, और मात्र कितना है आपका 17 है आपका अरुणाचल प्रदेश का। दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए दोस्तों कि दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व में कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल आता है ना। पहले नंबर पर आपका बिहार है सबसे ज़्यादा। अगर कहे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा आपका यूपी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका यूपी का है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा आपका सिक्किम का। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा आपका सिक्किम वाला, ये याद रखना है आपका जी। ठीक है, चलिए, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर पूछा जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो आपको याद होगा, है ना। नहीं याद है, याद तो होगा ही, केरल का है आपका, है ना। केरल का लिंगानुपात है, और कितना है तो 1084 है सबसे ज़्यादा आपका। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछे तो हो जाएगा आपका हरियाणा का, है ना। हरियाणा का हो जाएगा 879 है ना, 879 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 4 नंबर। प्रश्न है कि अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। प्रश्न कह रहा था दोस्तों अरावली और विंध्याचल। देखिए, ये वाला जो पर्वत है दोस्तों, ये है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, और एक है दोस्तों आपका यहाँ पर मिलेगा आपको विंध्याचल, है ना। अरावली और विंध्याचल के बीच में कह रहा है दोस्तों कि ये कौन सा पठार है ना। ये कौन सा पठार है, तो इस पठार को कहते हैं दोस्तों आपको मालवा का पठार, है ना। इस पठार को क्या कहते हैं, तो इस पठार को कहा जाता है आपका दोस्तों मालवा का पठार, याद रखना है। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार। अगर कहे दोस्तों कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपको दोस्तों गुरु शिखर। क्या नाम है जी, गुरु शिखर नाम है आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी का। ये नाम आपको याद रखना है ना।
कमेंट करके बताना है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वत जो है दोस्तों ये कैसी पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है ना, सबसे पुरानी पर्वत है, सबसे ज़्यादा ये पुरानी पर्वत है, ये अवशिष्ट हो चुकी है। जब ये दोस्तों यंग था ना, जब ये यंग था दोस्तों, तो ये इसकी जो ऊंचाई थी ना वो हिमालय से भी कहीं ज़्यादा थी आपका, है ना, लेकिन अभी दोस्तों इसकी ऊंचाई काफ़ी कम गई है, ये टूट फूट के बहुत छोटा हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए आपसे कि विंध्याचल जो पर्वत है ना, ये जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, तो विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल के बीच में विंध्याचल जो पर्वत है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है ये आपका उत्तर प्रदेश में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार पहुँच गया है ना, विंध्याचल का। मध्य प्रदेश में तो खैर है ही, है ना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसका विस्तार है ना, गुजरात में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार है, और दोस्तों ये यूपी से सटा हुआ बिहार तक ये थोड़ा बहुत इसका विस्तार पहुँच गया है विंध्याचल पर्वत का आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा से संबंधित तो हमें नहीं लगता कि कोई सवाल आपसे छूटेगा, है ना, छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा आप लोग को कई बार समझाया गया है और आप लोग पढ़े भी हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा हमारे कितने राज्यों से गुजर रही है, तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है ना। ये 8 राज्यों आपको याद होना चाहिए क्रम से, है ना, ईस्ट टू वेस्ट भी याद होना चाहिए, और वेस्ट से लेकर के ईस्ट भी याद होना चाहिए, और ईस्ट से वेस्ट भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 राज्य आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो गुजरात आएगा, है ना, सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद आपका झारखंड आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, और फिर मिजोरम आएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ पर बांग्लादेश से भी गुजरती है ना, तो ये त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम आता है। तो ये 8 राज्य आपको क्रम से याद होनी चाहिए, क्रम याद रखिएगा, ट्रिक फ्रिक मत याद कीजिएगा, क्रम याद रखना है। टोटल 8 राज्य से आपका, है ना, अगर ईस्ट से पूछे या वेस्ट से पूछे, एक साइड याद रखिएगा, दोनों साइड आप आराम से फिर बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो और इसके अलावे दोस्तों ये तो हो गया आपका किससे नहीं गुजरता है, तो गुजरात से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश झारखंड से गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से दोस्तों आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं आपको मकर रेखा। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में कहा जाता है जी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय कितना है दोस्तों, ये जल्दी से बताइएगा आप लोग कि भारत का मानक समय जो है ये कितने डिग्री है, ये जल्दी से बताइए कि भारत का जो मानक समय है ये कितने डिग्री है ना, और मानक समय जो रेखा है ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है। तो मानक समय रेखा दोस्तों है भारत का कितना है, 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखिए मानक समय से एक सवाल आपसे जरूर पूछ लेगा घुमा फिरा करके, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री है, और ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। यूपी है दोस्तों, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य आप याद रखिएगा, मानक समय रेखा, है ना, याद रखना है दोस्तों, 5 राज्य से होकर के गुजरती है आपकी मानक समय रेखा। और भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ग्रीनविच से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आपका ग्रीनविच से ये आगे है, और ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो मिर्जापुर आपको जरूर रहेगा ऑप्शन में, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है। तो देखिए अस्तर रंजन विधि में दोस्तों मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है आपको जलीय, है ना, नीले रंग से क्या दिखाते हैं, जलीय जो भाग होता है उसको नीला रंग दिखाया जाता है। यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भूरे रंग से क्या दिखाया जाता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भूरे रंग से क्या दिखाया जाता है, नीला से तो आपका जलीय भाग मार दिए, अगर भूरा कहे तो दोस्तों तो समुच्च रेखाएं दिखाई जाती है, और अन्य जो ऊंचाइयां होती है वो भूरे रंग से दिखाई जाती है। अगर कहा जाए दोस्तों आपको, है ना, कि लाल रंग से किस चीज़ को दिखाया जाता है, जी हाँ बताइएगा, लाल रंग से किस चीज़ को दिखाया जाता है, तो लाल रंग से दोस्तों जो दिखाया जाता है वो हो जाएगा जैसे कि आपका सड़कें हो गए, है ना, जो सड़क होती है उसको लाल रंग से दिखाया जाता है। उसके अलावा जो भवन होते हैं उसको लाल रंग से दिखाया जाता है आपका। ठीक है, अगर कहा जाए दोस्तों आपसे
कि हरा रंग से क्या चीज़ को दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है आपको पेड़ पौधे और वनस्पति को, ठीक है। अगर कहा जाए पीले रंग से क्या दिखाया जाता है जी, तो पीले रंग से दिखाया जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र प्रदर्शित किए हुए, ठीक है। ये अस्तर रंजन विधि में मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सबसे अधिक है ना। तो बिहार में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा है ये आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल आपको यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि बिहार में कौन से उद्योग हैं और उद्योग कहाँ है दोस्तों, ठीक है। देखिए बिहार में अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो तंबाकू उद्योग हो जाएगा ना। तंबाकू उद्योग के जो कारखाने जो हैं इसकी संख्या जो है बिहार में सबसे अधिक है, याद रखना है। तंबाकू उद्योग के अलावा दोस्तों मैं आपसे अगर पूछूं कि लाख उद्योग है ना जी, लाख उद्योग जो है ये बिहार में कहाँ है, तो लाख उद्योग आपको याद रखना है पूर्णिया में है। कहाँ है जी, लाख उद्योग हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्णिया में। अगर पूछे दोस्तों कि कागज उद्योग कहाँ है, जल्दी से बताइएगा कागज उद्योग बिहार में कहाँ है, तो कागज उद्योग याद रखना है डालमिया नगर, ठीक है। डालमिया नगर हो जाएगा कागज उद्योग। डालमिया नगर के अलावे कहाँ है, तो इसके अलावे हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है। इसके अलावे हो जाएगा दोस्तों समस्तीपुर। समस्तीपुर के अलावे कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा, है ना। दरभंगा में भी कागज उद्योग है। इसके अलावे पटना में भी आपका कागज उद्योग है। पटना के अलावे दोस्तों बरौनी में भी आपका कागज उद्योग है, ठीक है। तो कागज उद्योग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। कागज उद्योग के बाद अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग का, है ना, तो चमड़ा उद्योग बिहार में कहाँ कहाँ है, तो याद रखना है गया में आपका है चमड़ा उद्योग। गया के अलावे दोस्तों दीघा में है आपका चमड़ा उद्योग। दीघा के अलावे दोस्तों मोकामा में है आपका चमड़ा उद्योग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावे अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग का, है ना, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है जल्दी से बताइएगा। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है, सीमेंट उद्योग हो जाएगा दोस्तों आपका मुंगेर में, है ना, मुंगेर में। मुंगेर के अलावे हो जाएगा आपका बक्सर में, है ना, बक्सर में है। बक्सर के अलावे दोस्तों गया में भी सीमेंट उद्योग है। गया के अलावे दोस्तों आरा में भी आपका सीमेंट उद्योग है, ठीक है। इसके अलावे अगर पूछा जाए, मैं इसको मिटाता हूँ, बंदूक उद्योग, है ना, बंदूक उद्योग भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बंदूक उद्योग कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मुंगेर में, ठीक है। बंदूक उद्योग मुंगेर में हो जाएगा। इसके अलावे अगर पूछा जाए दोस्तों कि दिया सलाई उद्योग, है ना, इसके अलावे अगर पूछा जाए दिया सलाई उद्योग कहाँ है जी, जल्दी से बताइएगा दिया सलाई उद्योग कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कटिहार में, है ना। तो ये सब कुछ कुछ जो उद्योग है दोस्तों आपको याद रखना है, पूछ देगा आपको एग्जाम में, सिंपल पूछ देगा कागज उद्योग बिहार में कहाँ है ना। क्योंकि बिहार में तो ज़्यादा उद्योग नहीं है, लेकिन जो भी छोटा बहुत है, थोड़ा बहुत है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुई थी। देखिए टेलीफोन सेवा की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा, टेलीफोन सेवाएं जो शुरुआत होती है आपका भारत में 1881 ईस्वी में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और टेलीफोन, है ना, टेलीफोन की जब बात आई है तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं बताइएगा जल्दी से। विश्व दूरसंचार, है ना, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है 17 मई को, ठीक है। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की, किस प्रकार की चट्टान में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। देखिए खनिज आपको जो पाया जाएगा ना, वो पाया जाएगा दोस्तों आपको किसमें, तो अवसादी चट्टान में, है ना। खनिज किसमें मिलता है, अवसादी चट्टान में। और अवसादी को ही कहा जाता है आपको परतदार चट्टान, है ना, क्योंकि ये परत दर परत ये बनी होती है और परत दर परत में ही आपका इसका खनिज आपको देखने को मिलेगा। अब खनिज कौन कौन से, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, ये सारे आपको मिलेंगे दोस्तों अवसादी चट्टान में ही। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। अगर कहा जाए दोस्तों कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान होते हैं दोस्तों आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से चट्टान होते हैं ये आप बताइएगा कि चट्टान कितने प्रकार से हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला चट्टान जो होता है जिसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है वो है गया आपका आग्नेय चट्टान, है ना।
आग्नेय चट्टान। उसके बाद होता है दोस्तों आपका अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी के बाद होता है तीसरे नंबर पर आपका रूपांतरित चट्टान, है ना, रूपांतरित चट्टान या फिर इसी को कहा जाता है कायांतरित चट्टान भी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 10 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देना है सभी लोगों को, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है ना। 9 बजे से आपकी डेली मैराथन क्लासेस चल रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे चीज़ों का दोस्तों आपका मैराथन चल रहा है ना। तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? देखिए, चिपको आंदोलन जो संबंधित व्यक्ति है, और इससे किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो वृक्षों की कटाई से संबंधित है ना, वृक्षों की कटाई से संबंधित है आपका, वृक्षों की कटाई, इसी से संबंधित है दोस्तों आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो आपका किया गया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और उत्तराखंड पहले जो था यूपी का ही भाग था, है ना, क्योंकि ये 2000 में अलग हुआ था उत्तराखंड। चिपको आंदोलन शुरुआत जो होती है 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है ना, 1973 में। और ये चमोली जिला में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, याद रखना है, चमोली जिला में इसकी शुरुआत होती है आपकी। कौन से आंदोलन? तो वो था चिपको आंदोलन। इसके अलावा दोस्तों आपका दुग्ध आंदोलन भी है आपका, जिसको कहा जाता है आपका श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं। अब श्वेत क्रांति से संबंधित कौन से हैं? तो वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा, वर्गीज, है ना, वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों ये आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सीढ़ी नुमा खेती है। सीढ़ी जैसा खेती होता है ना, सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी इस प्रकार से होता है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका खेती होता है ना। तो इसमें ये लाभ होता है ना कि पानी देखिए ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है ना। यहाँ पर देखिए खेती किया, यहाँ से पानी ढर के आ गया, फिर यहाँ से फिर खेती हो गया दोस्तों, यहाँ से पानी ढर के यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर खेती होता है सीढ़ी नुमा। सीढ़ी जैसा लगेगा, आप देखे होंगे फिल्म उलिम में, है ना, ऐसे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपको उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा आपका सीढ़ी नुमा खेती होती है ना। देखिए उत्तराखंड में क्योंकि ये पर्वतीय इलाका न है, तो वहाँ पर तो आपको समतल मैदान तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से खेती कार्य किया जाता है। उत्तराखंड में अगर कहे कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो मात्र 13% जो है वो आपका हो जाएगा कृषि योग्य भूमि है। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती भी होता है दोस्तों, उत्तराखंड में समुच्च खेती भी होता है ना, जिसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। उत्तराखंड में आपको स्थानांतरण कृषि भी होता है, जिसको झूमिंग कृषि कहा जाता है ना। तो उत्तराखंड में बहुत प्रकार की कृषि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपका। अगला हम बात करें दोस्तों, सवाल जो है आपका सवाल नंबर 12 नंबर कह रहा है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत है? कुल कह रहा है दोस्तों, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का जो उत्पादन है ना, कुल फसल प्रतिशत के रूप में, कुल फसल कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो हो जाएगा आपका 70%। कितना है जी? वो हो जाएगा दोस्तों आपका 70% हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, जल्दी बताइए, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो कृषि योग्य जो भूमि है वो हो जाएगा 43%, ठीक है, 43% हो जाएगा आपका, याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों कि कृषि योग्य भूमि का प्रतिशतता में, तो सबसे अधिक भारत में है ना, विश्व में सबसे अधिक कहाँ है कृषि योग्य भूमि के प्रतिशतता में? तो भारत है दोस्तों, है ना जी, याद रखना है ना। और भारत जो है दोस्तों ये मतलब जैसे चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में आपका दूसरे नंबर पर है, पहला कौन है? तो आपका चाइना है, याद रखिएगा। देखिए इतिहास से संबंधित एक याद रखना है आपका कि भारत में मेहरगढ़, है ना, भारत में जो आपका मेहरगढ़ है, तो भारत में जो आपका मेहरगढ़ है प्रथम स्थान ये है जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है ना। तो मेहरगढ़ में दोस्तों कृषि का तो मिला ही है, कृषि के साथ साथ क्या मिला है? पशुपालन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि के साथ पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 13 नंबर कि अभिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? देखिए अभिकेंद्र आप सुने होंगे दोस्तों, तो ये आपका आता है, ज्योग्राफी का तो टर्म है ही, और ये भूकंप में देखने को मिलता है ना। जैसे कि ये वाला आपका परपट्टी है, ठीक है, ये वाला क्या है? पृथ्वी का परपट्टी है, और ये वाला जो भाग है दोस्तों इसको आप मान लीजिए क्या है? ये मेंटल है ना, ये क्या है? मेंटल है दोस्तों। और ये वाला क्या हो गया आपका? क्रस्ट हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये मेंटल हो गया, और सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको कहते हैं कोर, है ना। तो जो देखिए दोस्तों, जो भूकंप जो शुरुआत होता है वो दोस्तों मेंटल से ही शुरुआत होता है, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत होता है। और जहां से मान लीजिए ये शुरुआत होता है उसको तो केंद्र बिंदु कहते हैं, है ना, जहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन पृथ्वी पर दोस्तों सबसे जो नजदीक का इसका स्थान होता है उसी को कहते हैं आपको अभिकेंद्र, है ना, इसी को क्या कहते हैं, आपको अभिकेंद्र कहा जाता है आपका, ठीक है। तो पृथ्वी भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, यानी कि भूकंप का केंद्र ये हुआ, इसके ठीक ऊपर वाला भाग ये हुआ, है ना, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसी को कहते हैं दोस्तों भूकंप का अधिकेंद्र। तो ये आपको याद रखना है ना, भूकंप का अभी नहीं, अधिकेंद्र इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, और केंद्र किसको कहा जाता है, तो केंद्र किसको कहा जाएगा, जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है, तो उद्गम यहां से हुआ है ना, उद्गम यहां से हुआ है तो इसको कहेंगे केंद्र। और पृथ्वी पर जो इसका सबसे जो नजदीक का जो भाग होगा, है ना, एकदम लंबवत, उसको कहेंगे आपका अधिकेंद्र, ठीक है। जब भूकंप आता है दोस्तों तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, है ना, याद रखना है। कितने प्रकार की तरंगे निकलती है, 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूकंप तरंगों को दोस्तों किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से आपका, ठीक है, सिस्मोग्राफ से दोस्तों रेखांकित किया जाता है, याद रखना है भूकंप को, ये भी आपको पता होना चाहिए। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताना है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं जी, हाँ, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को दोस्तों, तो याद रखना है आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर, कह रहा है कि विली विली से क्या अभिप्राय है ना। देखिए भारत में जैसे कि गर्मी के दिनों में, है ना, अप्रैल मई के दिनों में आप देखे होंगे उत्तर भारत में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में जबरदस्त दोस्तों आंधियां चलती है ना, लहर चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं लहर, या फिर उसको आम भाषा में लू भी कहा जाता है ना। तो ये जो लू चलता है दोस्तों बिहार में, इसी हवाएं को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, है ना, इसी हवा को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं आपका विली विली कहा जाता है, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसी प्रकार के कुछ और भी हवाएं चलती हैं, जैसे कि दोस्तों ये नाम काफ़ी टेढ़ा टेढ़ा है, जैसे कि अयाला हवाएं, है ना, अयाला कहाँ चलती है बताइए, तो किसी को नाम सुने हैं कभी, फ्रांस में गर्म जो हवा है ना उसको कहते हैं अयाला। सामुन हवाएं किसको कहते हैं पता है किसी को, सामुन जो हवाएं हैं दोस्तों ये है ईरान में गर्म हवा को सामुन हवाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर, कह रहा है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होगा दोस्तों, डांडिया जो होता है नवरात्रि के टाइम पर होता है दोस्तों गुजरात में, है ना, नवरात्रि के टाइम पर होता है ये गुजरात में, और ये गुजरात का हो जाएगा आपका लोकप्रिय नृत्य डांडिया, है ना, 2 डंडा हाथ में ले लेते हैं और उछलते रहते हैं, इसी को कहते हैं डांडिया आपका, है ना जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। डांडिया के अलावे अगर आपसे पूछा जाए जैसे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, तो महाराष्ट्र का दोस्तों हो जाएगा आपका लावनी, नोट कर लेना है, महाराष्ट्र का हो जाएगा लावनी। लावनी के अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में ललिता, लावनी के अलावा दोस्तों यहाँ पर ललिता भी है, तमाशा भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तमाशा हो जाएगा और लावनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र के अलावे अगर आपको पूछे राजस्थान का, तो जी हाँ, राजस्थान का कौन सा है जल्दी से बताइएगा, है ना, राजस्थान का लोक नृत्य आप लोग जल्दी से बताना है कि राजस्थान में कौन से लोक नृत्य होते हैं। राजस्थान के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि झारखंड का आपको दोस्तों कई बार आपको पूछा जाता है ना, घूमर राजस्थान का, याद रखना है, घूमर राजस्थान वाला है, ठीक है। चलिए, और घूमर के अलावे भी यहाँ पर राजस्थान में होता है गणगौर होता है, फुंदी होता है, ठीक है, घापाल होता है, ये राजस्थान का है। झारखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जैसे छऊ, है ना, झारखंड का हो जाएगा छऊ हो जाएगा। छऊ के अलावा हो जाएगा आपका सरहुल, है ना, सरहुल हो जाएगा। सरहुल के अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर है आपका सोहराय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोहराय, कई बार पूछा गया सवाल है सोहराय के बारे में। सोहराय के बाद आगा डांगा, ठीक है, डांगा, ये सारे हो जाएंगे दोस्तों आपके झारखंड वाला, ठीक है। छऊ, सरहुल, सोहराय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से कहाँ वर्षा होती है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होती है, अभी जो बारिश हो रही है इसी को तो कहा जाता है ग्रीष्मकालीन, है ना। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून से जो बारिश होती है दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम से आती है ना, दक्षिण पश्चिम से आती है। दक्षिण पश्चिम से आने के बाद ये केरल में टकराती है ना, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है और 1 जून को टकराती है। 1 जून को यहाँ पर वर्षा करती है आपको केरल में। फिर क्या होता है कि ये दोस्तों आपका ये अरब सागर की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा चली जाती है आपको आगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर वर्षा होती है, तो दक्षिण पूर्वी छोर पर बारिश होती है, कभी नहीं होती है, ठीक है। ये पूर्वी क्षेत्र पर बारिश यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। आगे है कि पश्चिमी घाट पर, तो जी हाँ, पश्चिमी घाट पर आपका बारिश होती है उत्तर पश्चिम भारत में। अब उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, जैसे कि यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तो ये सब क्षेत्रों में दोस्तों बहुत कम वर्षा होता है ना। खास करके राजस्थान वाला जो क्षेत्र है बहुत कम बारिश होती है, नहीं के बराबर बारिश होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भी बारिश नहीं होती है आपका। आगे है कि पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर भी दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल तट, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर नंबर बी हो जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु का जो तट है यहाँ पर बारिश कब होती है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है ये लौटते समय बारिश होती है ना, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से आपका ये बारिश होता है लौटते टाइम आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, जाड़े के दिनों में, है ना। कब होती है? तो जाड़े के दिनों में होती है, और जाड़े के दिनों यानी कि नवंबर दिसंबर में दोस्तों ये बारिश आपका यहाँ पर होता है, याद रखना है। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो वहाँ पर भी दोस्तों जाड़े के दिनों में बारिश होती है। तो ये जो बारिश होती है ये कैसे होता है? तो ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के वजह से, है ना। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं कहाँ से उठती है? तो ये उठती है दोस्तों भूमध्य सागर से, है ना। ये उठती है आपका भूमध्य सागर से जाड़े के दिनों में, और ये दोस्तों आपको ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा पार करते हुए आती है आपको दोस्तों, हिमालय से टकराती है, यहाँ पर भारत में आकर के वर्षा करती है। थोड़ा बहुत अंश इसका बिहार में भी जाड़े के दिन में देखेगा ना कि कभी कभी एक आध दिन थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के वजह से आपका होता है। लेकिन तमिलनाडु में जो बारिश होती है ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है, लौटते हुए मानसून से आपका यहाँ पर बारिश होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका 17 नंबर की, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, दुनिया का अगर सबसे बड़ा डेल्टा की हम बात करें तो दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा आपका सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कैसे होता है जी? इसका निर्माण होता है मुख्यतः 2 नदियों से। वो 2 नदी कौन कौन सी है? आपको पता होगा कि वो 2 नदी दोस्तों, एक तो आपका गंगा नदी है ना, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, है ना, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ये दोनों नदी के मिलने से यहाँ पर क्या होता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है, और इसी डेल्टा को कहते हैं आपको सुंदरवन का डेल्टा, है ना। सुंदरवन का डेल्टा इसी को कहते हैं। कौन कौन सी नदी? तो ये वाली हो गई आपकी गंगा नदी, है ना, ये वाली हो गई गंगा, और ऊपर वाली हो गई, ये वाला होगा आपको दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है ना। और इसके अलावा अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो दिहांग नदी कहते हैं, है ना। और इसी को असम में क्या कहते हैं? तो असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहा जाता है, बहुत सारे नाम से ये जाना जाता है। फिर जाकर के गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और ये दोनों मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से आपका ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? जल्दी से बताइएगा। डेल्टा की आकृति ही होती है दोस्तों त्रिभुज की आकृति का, ठीक है। कैसी होती है? त्रिभुज की आकृति की इसकी आकृति होती है आपका डेल्टा का, है ना। डेल्टा का जो निर्माण होता है ये नदी की वृद्धावस्था का भी सूचक है ना। ऐसे भी घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर है कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है खेतड़ी। खेतड़ी जो है ना, ये खेतड़ी आपको मिलेगा कहाँ? तो राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है ना, और यहीं पर दोस्तों तांबा का उत्पादन होता है सबसे अधिक, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर आपका राजस्थान। खेतड़ी का अगर पूछे दोस्तों कि प्राचीनतम इसका नाम क्या है जी, जल्दी से बताइएगा। खेतड़ी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो खेतड़ी का आपका प्राचीनतम नाम जो है वो तांबावती हो जाएगा, ठीक है। तांबावती इसका प्राचीनतम नाम है दोस्तों, है ना, तांबावती, क्योंकि यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है।
है ना। और तांबावती जो है ये पाषाण संस्कृति से संबंधित है, ये महान केंद्र था आपको तांबावती ताम्र पाषाण संस्कृति का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खेतड़ी में दोस्तों 1967 ईस्वी से, है ना, 1967 ईस्वी से में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यहाँ पर स्थापना होती है और खेतड़ी में ही किया गया था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, और यहाँ से कॉपर निकाला जाता है। तांबा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बिजली विभाग में, मतलब बिजली क्षेत्र में करते हैं। जैसे तो तार वगैरह रहता है ना, वो तांबा का उपयोग होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों, मोटर वोटर जो होता है उसमें सब में तांबा का ही उपयोग होता है, ठीक है। तो बिजली क्षेत्र में होता है, लाइन विभाग में आपका इसका उपयोग होता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। अब बताइए कि दोस्तों वो कौन सा रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय, भारत को पूछ रहा है ना, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। रेड क्लिफ लाइन आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में है। सरक्रीक लाइन आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड लाइन दोस्तों भारत से किसी के लाइन अब नहीं बनता है, क्योंकि ये लाइन अब भारत के साथ समाप्त हो गया है। पहले था आपको भारत और प्लस अफगानिस्तान था, है ना, भारत और अफगानिस्तान था दोस्तों पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, अब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। डुरंड रेखा का दोस्तों निर्धारण कब हुआ था, तो इसका निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी में, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, साथ में थे, उस समय डुरंड रेखा जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अलग हो गया तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया है। तो ये डुरंड लाइन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन रेखा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे चाइना इस लाइन को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हमको ये मानने पड़ता है। ये मैकमोहन लाइन आपका भारत और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम बात करें दोस्तों, है ना, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत का कह रहा है ना, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा K2, है ना। K2 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही ये सबसे ऊंचा भाग है K2। इसकी ऊंचाई हमेशा पूछा जाता है 8611 मीटर इसकी आपका ऊंचाई है, याद रखना है आपको, है ना। K2 की आपका गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है। देश की कुल क्षेत्रफल में दोस्तों, है ना, देश की कुल क्षेत्रफल में उच्च पर्वत श्रेणियों का प्रतिशत कितना है, तो 10.7% जो है उच्च पर्वत श्रेणियां आता है देश का कुल क्षेत्रफल में, है ना। मैदानी भाग कितने प्रतिशत पे है, तो मैदानी जो भाग है ये हो जाएगा 43% पर आपका, ठीक है। मैदान हो जाएगा 43% पर हो जाएगा। अगर पूछे कि जो हिमालय है आपका, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ना, कई बार पूछा गया सवाल है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है आपका, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही दोस्तों वर्तमान में मान्य है, यही आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गया है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, 8848.86 हो गया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, याद रखना है। अगर पूछे दोस्तों कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका कंचनजंगा, है ना जी, कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है ना। और नेपाल में हिमालय को क्या कहते हैं भाई साहब, तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, याद रखना है, ठीक है जी। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है ना। अभी जैसे कि अभी आपको बताए थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, और K2 को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना है। स्थानीय लोग इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो स्थानीय लोग इसको चोगोरी कहते हैं, या ना, चोगोरी कहते हैं दोस्तों स्थानीय लोग, ये भी आपको ध्यान रखना है, चोगोरी कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका 21 नंबर, जल्दी से इसका जवाब देना है। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में
1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बताइए, सबसे पहला कह रहा है ना, तो सबसे पहला यही है ना, सबसे पहला आपका यही है नीलगिरी। ठीक है, सबसे पहला यही है आपका नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको स्थापित कब किया गया था? तो ईस्वी याद रखना है, 1986 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगर हम नीलगिरी की बात करें दोस्तों, तो नीलगिरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये रहा भाई आपका तमिलनाडु, है ना। ये रहा दोस्तों आपका, ये वाला है आपका पूर्वी घाट, ये वाला हो गया आपका पश्चिमी घाट। और दोस्तों यहीं पर दोनों जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलती है तो ये नीलगिरी पर्वत पर ही आपको, नीलगिरी चोटी पर ही मिलती है ना। नीलगिरी जो आपका पहाड़ी है यही मिलती है दोस्तों आपका। ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो डोडा बेटा, है ना। क्या हो जाएगा? डोडा बेटा हो जाएगा दोस्तों। आपको कभी कभी डोडा लिखता है, कभी दोदा लिखता है, तो याद रखना है डोडा बेटा या दोदा बेटा होता है आपका, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ये नीलगिरी की आपका, है ना जी। और ये दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी, है ना। अनाईमुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो केरल में है, याद रखना है आपका। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये जो नीलगिरी पहाड़ है, तो नीलगिरी जो पर्वत है दोस्तों, इस पे कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस पे डोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, याद रखना है, इस पे डोडा जनजाति, टोडा जनजाति कभी कभी लिखेगा टोडा या डोडा, तो घर बनाना नहीं है, दोनों एक ही है आपका। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पर आपका। ठीक है, टोडा जनजाति, टोडा जो जनजाति है दोस्तों, इसका मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो ये इन लोग का जो मुख्य काम है वो पशुपालन कार्य करना, है ना। इन लोग का मुख्य काम है पशुपालन। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाता है। एक चीज और पूछा जाएगा कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इस पे किस चीज का उत्पादन होता है? तो इस पर चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, इस पे चाय की खेती भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है आपका। ठीक है जी। मानस कहाँ है? तो मानस आपका असम में हो जाएगा। नंदा देवी दोस्तों आपका ये हो जाएगा हिमालय की आपकी। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। सवाल नंबर है दोस्तों आपका 22 नंबर, है ना। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक घनी आबादी तो आपको पता ही है ना। सबको पता है कि सर्वाधिक ज़्यादा घनत्व कहाँ है जी? तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ है घनी आबादी वाला? तो वो हो जाएगा अपना बिहार, है ना। बस यहाँ पर जनसंख्या ही तो ज़्यादा है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हमें लग रहा है कि जब नया जो जनगणना का डाटा आएगा ना, उसमें भी बिहार टॉप करेगा, है ना। उसमें भी लग रहा है कि बिहार टॉप करेगा। अब देखिए कौन टॉप करता है। बिहार टॉप करे वो भी ठीक रहे, क्योंकि याद करने में आपको आसानी होगा, है ना जी। दूसरा रहेगा तो याद करने में दिक्कत होगा, है कि नहीं। चलिए, तो अभी 1106 है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और दूसरा नंबर पे कौन है? तो दूसरा नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का अगर पूछा जाए दोस्तों जनसंख्या घनत्व, तो इसका है आपका 1029, है ना। 1029 है दोस्तों वेस्ट बंगाल का आपका जनसंख्या घनत्व। 2011 में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे था, लेकिन 2001 में वेस्ट बंगाल आपका फर्स्ट पे था, लेकिन 11 में दोस्तों बिहार आगे निकल गया, है ना। अब देखिए 21 वाला डाटा का क्या आता है ना, उसमें क्या होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि अबू पहाड़ियों की गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अबू पहाड़ी की गुरु शिखर कह रहा है ना। अभी आपसे पूछे थे ना, अभी हम आपसे ने पूछे थे कि गुरु शिखर जो है दोस्तों, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे 1722 मीटर। तो मेरे भाई साहब बिल्कुल सही है आपका, और ये हो जाएगा आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। मैं आपको देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ अभी यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए अरावली है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? अरावली चोटी है। अब देखिए अरावली से ही दोस्तों कुछ नदियां निकलती है। ठीक है, और इसके पूरब से कौन कौन नदियां निकलती है, पश्चिम से कौन कौन नदियां निकलती है, ये आपको पूछा जाता है। अगर पूछे कि इधर तो क्या होगा, इधर ईस्ट होगा, और इधर क्या है आपका वेस्ट है। तो अगर पूछे कि अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी और लूनी नदी। ठीक है, 2 नदी निकलती है दोस्तों पश्चिम से। कौन कौन? पश्चिम से हो गया आपका, एक तो हो गया माही, याद रखना है, और दूसरा हो गया आपका लूनी नदी। ठीक है, तो माही और लूनी वेस्ट से निकल रही है। ठीक है जी। अगर पूछा जाए दोस्तों पूरब से कौन सी नदी निकलती है, तो पूरब से जो नदी निकलती है दोस्तों, पूरब से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं बनास नदी। ठीक है, पूरब से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं बनास नदी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना जी।
चलिए, और अगर पूछे दोस्तों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा महेंद्रगिरी, है ना। महेंद्रगिरी हो जाएगा आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहाँ पर ही है, तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर है दोस्तों, है ना, तटीय भाग में है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक तो आपसे अभी पूछे थे ना कि अन्नामलाई चोटी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो आपको मिलेगा केरल में, इसकी ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बताइए। 2695 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं 2696 भी देता है, ऐसे में ज़्यादा जगह देखा हूँ 2695 देता है आपका, ठीक है। चलिए, अनाईमुडी की ऊंचाई। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर कि चक्रवात जो है ये किस कारण आता है। चक्रवात किस कारण आता है, जल्दी से बताइएगा। चक्रवात जो है ये किस कारण आता है। अब देखिए, चक्रवात आता है ना तो क्या होता होगा, देखते होंगे कि दोस्तों इसका केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना। और हवाएं कैसे चलती है, तो आपको पता है कि हवाएं जो चलती है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है ना। यहाँ पर मान लीजिए लो प्रेशर है और इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। चारों साइड क्या है आपका, हाई प्रेशर है। तो हवाएं कैसे चलेगी भाई साहब, है ना, तो हवाएं ऐसे चलेगी, ठीक है। हवाएं क्या चलेगी, ऐसे चलेगी, है ना। तो ये आपको दिया रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हवाएं चलेगी, ये होता है चक्रवात में आपका, ठीक है। और प्रति चक्रवात में इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। प्रति चक्रवात में केंद्र में रहेगा हाई और चारों साइड रहेगा आपका लो प्रेशर। तो ये आपको अब याद रखना है आपको, ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि चक्रवात किस कारण से आता है। तो चक्रवात जो आता है वो निम्न दाब के कारण से आता है, ठीक है। किससे आता है, तो निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर के कारण से ही चक्रवात आता है। अगला प्रश्न चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला सवाल है आपका 25 कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित है। पृथ्वी के दोनों ओर कह रहा है, तो कई बार आप लोग को बताए हैं। ये रहा आपका सन, हमारे सन है ये। सन के सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, तो ये हो गया बुध। बुध के बाद कौन आता है, तो बुध के बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र के बाद कौन आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका पृथ्वी, है ना। ये आता है आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो सो बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद आता है आपका मंगल। उसके बाद कौन आता है, तो मंगल आता है। ये ना पूछ रहा था। तो पृथ्वी के दोनों साइड कौन है, तो एक साइड शुक्र जी हैं, एक साइड मंगल जी हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 25 का। सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य के तो बुध हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। किसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। कौन से दो ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो बुध और अरुण दो विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी सब ग्रह कैसे घूमते हैं, तो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं, तो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन से है, तो बृहस्पति है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, सबसे ज्यादा ग्रह किसका है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो शनि का है। वर्तमान में शनि आपका आगे निकल गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति है ना। दूसरे नंबर पे बृहस्पति। शनि का भी लगता है 82 उपग्रह हो गया, है ना। और बृहस्पति का भी 79 उपग्रह है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा हो गया। मंगल का 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस हो गया। डिमोस जो उपग्रह है मंगल का, ये दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखना है। और सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनीमीड, जो आपका बृहस्पति का है ना। तो ये सारे चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। ये चारों ग्रह को कहा जाता है दोस्तों आंतरिक ग्रह, है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और इसके बाद का जो 4 ग्रह है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उसको कहा जाता है बाह्य ग्रह, और वो गैसीय ग्रह भी उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है ना। हमारे पृथ्वी पे दोस्तों, पृथ्वी द्वारा जो सौर ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं, सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है, उसको कहा जाता है विकिरण विधि, है ना। किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो विकिरण विधि से प्राप्त करते हैं। याद कर लीजिएगा, विकिरण विधि, है ना। कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में इसको काट लेते हैं। तो आप तो किसान हैं, हम भी किसान हैं, है ना। तो किसान से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं, तो कौन से फसल को बोते हैं, तो रबी फसल को बोते हैं। और दोस्तों इसको काटते हैं मई में अप्रैल में जा कर के। और रबी में होता है आपका गेहूं, है ना। कौन सा फसल होता है, तो हो जाएगा आपका गेहूं को हम लोग लगाते हैं दोस्तों इस टाइम पर। और
क्या काट लेते हैं, कब काटते हैं इसको, अप्रैल में जाकर के इसको गर्मी के टाइम में काट लेते हैं। जाड़े के दिन में लगता है, गर्मी में इसको कटाया होता है। आंसर हो जाएगा आपका कहाँ गया, गेहूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और खरीफ में क्या करते हैं, खरीफ फसल जो होती है दोस्तों ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। और सबसे प्रमुख खरीफ फसल धान है और रबी का प्रमुख फसल गेहूं है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर की सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन के बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं ना कि एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए जो पढ़ाए हैं, है ना। वहाँ पर वन हो गया, जंगल हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से समझाया गया था एनसीईआरटी जब पढ़ाया जा रहा था, है ना। पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ाया गया है और लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है। तो सदाबहार वन जो भारत में मिलेंगे दोस्तों, ये तो पश्चिमी घाट में मिलेगा आपको सदाबहार वन। इसके अलावा अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है दोस्तों, है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पर वर्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200, 200 से अधिक होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। सदाबहार जो वन होते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा। रोजवुड, है ना, रोजवुड है, इसके अलावा महोगनी है, रोजवुड है, महोगनी है, एवोनी है ना, एवोनी है, सिनकोना है, ये सारे वृक्ष आपको पाए जाते हैं। रबड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है ये कहाँ पे होता है भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। सर्वाधिक घनत्व, है ना। तो आपको पढ़ाए थे दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। टोटल कितने मंडल हैं, तो टोटल 5 मंडल है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। क्षोभ मंडल इसी को कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर, आयन मंडल को कहते हैं आइनोस्फेयर। तो अंग्रेजी भी याद रखना है और हिंदी भी याद रखना है ना। ये नहीं देकर के आपको दे देगा ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल नहीं देकर के हिंदी में लिख देगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा ट्रोपो, स्ट्रेटो और मीजो और आइनो और एक्जोस्फेयर में। ठीक है, ये पांचों मंडल को इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल का ही होता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका भाई साहब, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और सबसे निचले मंडल भी आपका यही होती है ना। तो सबसे निचले परत हो गया आपका निचले, है ना। तो सबसे निचला मंडल जो हो गया वो आपका क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल की अगर पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे होती है, तो विषुवत रेखा पे, है ना। विषुवत रेखा पे इसकी सर्वाधिक ऊंचाई होती है। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे होती है, तो ध्रुव पर होती है। सबसे कम 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर होता है 18 किलोमीटर और औसत होता है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में एक सवाल और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि जैसे जैसे दोस्तों हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे, है ना, तो तापमान में क्या होगा, गिरावट होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि गिरावट होगा। और कितना गिरावट होगा, तो अगर हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम जाएगा, है ना। अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो दोस्तों 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम जाएगा। तो ये आप याद रखना है कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर होती है वो प्रति 165 मीटर जो होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, तो ये तापमान गिरता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। पहले गिरेगा लेकिन फिर बाद में बढ़ेगा, याद रखना है। ठीक है ना जी। चलिए, वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती है। जितनी भी घटनाएं होती है तो वो सारे वायुमंडलीय घटना में ही होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। ओलावृष्टि होना, बादल गरजना, सब घटनाएं दोस्तों आपका इसी में होता है। इसके बाद का जो नंबर आता है वो होता है दूसरे नंबर पर समताप मंडल, है ना। तो समताप मंडल को ही अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है दोस्तों ये 50 किलोमीटर तक है आपका। ठीक है ना, 50 किलोमीटर तक लगभग यह स्ट्रेटोस्फेयर है आपका। स्ट्रेटोस्फेयर में ही दोस्तों आपको मिलेगा ओजोन परत, है ना।
ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इससे हमें क्या करती है, तो रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है ना, ये घट रहा है। क्या कारण है, तो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके घर में जो AC चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज जो चल रहा है उसके कारण होता है दोस्तों, ठीक है। CFC गैस निकलती है और उसके वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है आपका, है ना। तो ये है आपके समताप मंडल में, है ना। समताप मंडल आपको याद रखना है। समताप मंडल के बाद आता है दोस्तों आपके मध्य मंडल, है ना। तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों ये 60 से लेकर के 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई है। मध्य मंडल में कौन सी घटना होती है, तो जो उल्का पिंड होती है ना, उल्का जो पिंड होती है ये जल करके यहीं पर भस्म हो जाती है। तो कई बार पूछा गया है कि उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मध्य मंडल में होती है, उल्का संबंधी घटनाएं होती है। मध्य मंडल के बाद नंबर आता है आपको दोस्तों किसका नंबर, तो मध्य के बाद आता है किसका, जल्दी से बताइएगा, आयन मंडल। आयन मंडल को क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक है, याद रखना है। आयन मंडल में कौन सी घटना होती है, तो आयन मंडल में दोस्तों रेडियो संचार के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है। रेडियो संचार बस याद रखना है ना, रेडियो संचार का मंडल भी इसको कहा जाता है आयन मंडल को। तो ये घटनाएं होती है। इसके बाद का जो मंडल होता है उसको कहा जाता है दोस्तों बहिर्मंडल, है ना। बहिर्मंडल कहा जाता है दोस्तों, बाह्य मंडल भी उसको कहते हैं। तो बाह्य मंडल में दोस्तों वो खुला आसमान है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम उसमें प्रधानता होती है ना। तो ये सारे मंडल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि भारत के निम्न क्षेत्र में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है। अब देखिए चीड़ के वन कहाँ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीड़ के वन। आप लोग को बताए थे ना, है ना, बताए थे दोस्तों कि उत्तराखंड में चीड़ के वन मिलते हैं और हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। हिमालय पर मिलेंगे आपको कौन, देव और भगवान जी मिलेंगे, तो वहां पर जाएंगे तो आपको चीड़ देंगे वो पकड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके ऊंचाई पर मिलता है आपको चीड़ के वन, उत्तराखंड हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा D नंबर आपका, ठीक है। उत्तराखंड हो जाएगा आपका चीड़ के वन, याद रखना है। चलिए अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है, जल्दी से बताइएगा सवाल का जवाब। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन जो है ये है आपका सुंदर वन, है ना। सुंदर वन है, सुंदर वन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। अगला प्रश्न है आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बहुत ही आसान सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों ये तो सबको पता है कि उत्तराखंड में है, इसी को उत्तरांचल भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरांचल लिखा रहे ऑप्शन में या उत्तराखंड रहे, दोनों एक ही है। ये यूपी से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, तो 2000 में अलग हुआ था। 2000 में दोस्तों 3 राज्य अलग हुआ था, एक तो आपका उत्तरांचल बना था, एक आपका छत्तीसगढ़ बना था, एक आपका झारखंड बना था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। जिम कॉर्बेट दोस्तों, ये जो जिम कॉर्बेट नाम रखा गया है ना, मिस्टर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, एक व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जिम कॉर्बेट दोस्तों ये कब बनाया गया था, तो 1936 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट है, और ये सबसे पुराना भी कह सकता है, पहला भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वेदांत जल अभयारण्य कहाँ है, जल्दी से बताना है, वेदांत जल अभयारण्य कहाँ है, किनको याद है बताइए। तो वेदांत जल अभयारण्य कहाँ है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों याद रखना है आपको। अगर पूछे कि डाम्फा, है ना, डाम्फा कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में, ठीक है। डाम्फा कहाँ हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा आपका। कान्हा कहाँ है, कान्हा किसली हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। अगर पूछे किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। अगर पूछे दोस्तों आपको सुल्तान, है ना, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो सुल्तान राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। गुरुग्राम के हरियाणा में हो जाएगा सुल्तान आपका, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों नागरहोल, जल्दी से बताते चलिएगा, है ना, मन में बोलते चलिएगा 2-4 बार, याद हो जाएगा। नागरहोल जो हो जाएगा ये कर्नाटक में हो जाएगा, कहाँ है, नागरहोल कर्नाटक में है। रोहिला बताइए जल्दी से, रोहिला, है ना, रोहिला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हिमाचल प्रदेश आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और रोहिला जो दोस्तों फेमस है आपका कस्तूरी हिरण के लिए,
है ना। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को जो मापते हैं हम लोग किस स्केल पर मापते हैं, तो सबको पता है कि रिक्टर स्केल पर मापते हैं ना। रिक्टर स्केल पर मापते हैं भूकंप दोस्तों, हम लोग याद रखना है ना। अमेरिका के वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर दोस्तों, है ना। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर, और उन्होंने ही 1935 में, है ना, उन्होंने ही 1935 में दोस्तों रिक्टर पैमाने विकसित किया था। अमेरिका के व्यक्ति थे रिक्टर पैमाना आपका, ठीक है। चार्ल्स रिक्टर था, 1935 में विकसित किया गया था आपको। अगर 5 रिक्टर पैमाना पे अगर 5 भूकंप तीव्रता मापा गया तो उससे तो ज़्यादा क्षति नहीं होगा, लेकिन 5 से जैसे ही आपका 6 आ गया भैया, है ना, तो 6 आ गया, अगर आ गया तो तबाही मच जाएगा आपको। इसी को अत्यंत विनाशक कहेंगे। भूकंप में दोस्तों कौन कौन सी तरंगे निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तीनों तरंगे आपको याद रखना है ना, पूछा जाता है आपको। अगला सवाल चलते हैं आपका 33 नंबर। 33 नंबर है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी पट्टी को क्या कहते हैं। अब देखिए कि मान लेते हैं कि दोस्तों एक जलाशय इधर है, एक जलाशय इधर है। अब ये दोनों जलाशय दोस्तों ये क्या है, सकरी पट्टी से आपस में पानी से क्या है, ये मिले हुए हैं, है ना। ये पानी से क्या है, मिले हुए हैं, ये आपस में पानी से, यानी कि इसका पानी कहाँ चल गया, इसमें आ गया। ये सकरी पट्टी से दोस्तों मिले हुए हैं। तो इस सकरी पट्टी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है भाई साहब, इसको कहते हैं आपको जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये डमरू जैसा नहीं लग रहा है, जल का डमरू है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है जल डमरू मध्य। यानी कि दो जल, जो जल डमरू जैसा बना हुआ है उसके मध्य के बिंदु को ही कहेंगे जल डमरू मध्य, कभी भूलिएगा नहीं। अगर कहता दोस्तों कि दो स्थल बड़े बड़े हैं, दो स्थल बड़े बड़े हैं और एक सक्रिय स्थल से दोनों आपस में क्या है, जुड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे स्थल डमरू मध्य। जब स्थल से जुड़ल रहेगा तो स्थल डमरू मध्य, क्योंकि स्थल वाला ये डमरू हो गया, और जल वाला रहेगा तो जल डमरू मध्य, ठीक है। तो डमरू बजा दीजिएगा, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिएगा, प्रश्न नंबर है 34 नंबर। 34 कह रहा है दोस्तों कुद्रेमुख, कुद्रेमुख खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है। तो कुद्रेमुख दोस्तों ये कहाँ मिलेगा, कुद्रेमुख मिलेगा आपको कहाँ, तो कर्नाटक में, है ना। कुद्रेमुख की जो खाने हैं ये है आपको, ये रहा है कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक में है कुद्रेमुख की खान, और यहाँ से निकलता है दोस्तों लौह अयस्क। क्या निकलता है, लौह अयस्क निकलता है दोस्तों। जो लौह अयस्क निकलता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये कहाँ से दोस्तों क्या होता है, तो निर्यात होता है। तो कुद्रेमुख में यानी कर्नाटक में दोस्तों एक आपका बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है आपको मंगलौर। क्या नाम है, मंगलौर बंदरगाह इसका नाम है। पूछा जाएगा सिंपल, मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। यहाँ से किस चीज़ का निर्यात होता है, तो लौह अयस्क जो निकलता है उसी का यहाँ से निर्यात होता है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, है ना। यहाँ से मंगलौर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत से अगर पूछे कि लोहा का निर्यात सबसे अधिक कौन करता है, तो लौह अयस्क का जो सबसे अधिक निर्यात करने वाला जो देश है वो हो गया आपका जापान देश, ठीक है। और जापान निर्यात तो करता है, लेकिन देखिए उसका टेक्नोलॉजी की बना करके फिर से हम ही लोग को बेच देता है वो, है ना। सोच लीजिए कितना उसका टेक्नोलॉजी आगे है भाई साहब। लौह अयस्क का भंडार अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तब वो हो जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है, याद रखना है आपका। अगला प्रश्न चलिएगा 35 नंबर। प्रश्न है कि गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत क्या है। गंगा नदी दो मुख्य धारा से मिलकर के बनी है। वो दो मुख्य धारा आपको पता ही होगा, एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है ना जी। ये वाला हो गया आपका भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, ज़्यादा डीप में मत जाइए, ये भागीरथी है। ये हो गया आपका अलकनंदा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका अलकनंदा। दोनों नदियाँ आती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक है ना। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। जब यहाँ से नदी बहेगी तब इसको कहेंगे गंगा, है ना, तब इसको कहेंगे गंगा नदी, याद रखना है आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की लंबाई तो आपको पता ही है 25 है गंगा की लंबाई आपका, ठीक है, 2525 है। गंगा भारत की क्या है, सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, जल्दी से बताइएगा। 4 नवंबर 2008 को दोस्तों इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, मनमोहन सिंह के टाइम पर आपका।
राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको दिया गया था, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, याद रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, यमुना नदी। और दोस्तों अगर पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो दक्षिण से आकर के मिलती है, वो हो जाएगा सोन नदी। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको पूछ सकता है। अगर पूछे कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो हो जाएगा, याद रखिएगा, मैं बोल देता हूं, बस आप सोचते चलिएगा। उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में कौन कौन से शहर हैं? जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, तो ये उत्तराखंड में हो गया। उसके बाद आ जाइए, उत्तराखंड के बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर, नरौरा, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, ये सारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहर हो गए। उत्तर प्रदेश के बाद आइएगा अपना बिहार में। तो बिहार में दोस्तों है ना, बिहार में जो मेन शहर है पटना और भागलपुर, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावे तो दोस्तों 12 जिला से होकर के बहती है, तो वो तो खैर है ही, लेकिन इसके अब बिहार में 2 गो हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, पटना, भागलपुर। झारखंड में भी ये जाती है दोस्तों, झारखंड के साहेबगंज, पाकुड़ हो गया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, तो हावड़ा कह सकते हैं, बहरामपुर है, श्रीरामपुर है। ये सारे हो गए आपके शहर, किनारे होते हैं किसके? तो गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ओडिशा राज्य में है, और ये हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। जितना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, अगर उतना याद रखिएगा, तब दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसकी जो लंबाई है वो 4800 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है ना जी। चलिए भाई साहब, महानदी का अगर उद्गम पूछा जाए दोस्तों, तो ये उद्गम इसका हो जाएगा कहाँ से? तो अमरकंटक से ही होती है ना। अमरकंटक से ही इसकी उद्गम होती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक तो आपका महानदी हो गया, एक सोन नदी हो गया, एक आपका हो गया नर्मदा नदी आपका, ठीक है ना जी। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 37 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी सब लोग कर दीजिएगा प्लीज, है ना। सब लोग एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले हैं? आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। जल्दी से बताइए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? जल्दी से बताइए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? और इन प्रमंडलों में कह रहा है दोस्तों कि वो कितने प्रमंडल हैं जिसमें 4 जिले से अधिक जिला हैं। तो 4 से अधिक जिला वाला प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो 4 से अधिक जिला वाला प्रमंडल 4 प्रमंडल है। कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा पटना, है ना, एक हो जाएगा पटना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 प्रमंडल जो है जहां जिसमें 4 जिले से ज़्यादा है। पटना जिला में दोस्तों पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं? तो नालंदा हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया। तो पटना प्रमंडल में 5 जिला। मुंगेर में दोस्तों तो इसमें भी 5 जिला। कौन कौन? लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। अगला है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में दोस्तों कौन कौन से जिला? गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। उसके बाद आता है तिरहुत प्रमंडल, है ना। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिला? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, ठीक है। तो ये 4 जो प्रमंडल है जिसमें 4 से ज़्यादा और 4 इसमें दोस्तों क्या 4 से ज़्यादा इसमें आपके जिले हैं आपका, ठीक है। अगला सवाल है आपका 38 नंबर कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में अगर पूछे बिहार में दोस्तों, तो क्षेत्रफल में है दोस्तों आपके पश्चिमी चंपारण, है ना। क्षेत्रफल में कौन सा जिला है सबसे बड़ा? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आपका आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 दोस्तों किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलिए आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटका दोस्तों, तो छोटका याद रखिएगा शिवहर, है ना। छोटका हो जाएगा आपका शिवहर क्षेत्रफल में, है ना। शिवहर का क्षेत्रफल कितना है? 443 वर्ग किलोमीटर।
अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर नगर परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया था? देखिए हिरोशिमा पर बम गिराया था, ये भी आपको सबको लगभग पता होगा। इसका जो बम गिराया गया था दोस्तों ये 6 अगस्त 1945 को, है ना। 6 अगस्त 1945 की ये घटना है ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और जैसे ही ये बम गिरता है दोस्तों ये युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त जिसको कहते थे लिटिल बॉय, और एक गिराया गया था आपको 9 अगस्त 1945 को जिसको कहते थे फैट मैन, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका 40 नंबर सवाल है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी भूकंप आया था बिहार में वो कब आया था, है ना। तो भूकंप से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा दोस्तों। ये आया था आपका दोस्तों 1934 का भूकंप। आपको पता होगा कि सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, बहुत सारे लोग इसमें मरे थे, 10,000 से अधिक ज़्यादा लोग इसमें मृत्यु हुई थी दोस्तों। उस समय तो उतना ज़्यादा साधन भी नहीं था, उतने बड़े बड़े बिल्डिंग भी नहीं थे जो दोस्तों इतने सारे लोग उस समय मर गए थे। और ये भूकंप आया था आपको 15 जनवरी को ही, है ना। 15 जनवरी 1934 को आया था दोस्तों ये आपका भूकंप। ये आप दोस्तों याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है जी। चलिए, और इसका जो एपी सेंटर था, यानी कि इसका एपी सेंटर था पूर्वी नेपाल में था आपका। और इस भूकंप की तीव्रता मापा गया था लगभग 8 मापा गया था, कहीं कहीं तो कहा जाता है 8 से भी ज़्यादा था दोस्तों। जब 6 पर भूकंप आता है ना रिक्टर स्केल पर, उसी में तबाही आपका ज़बरदस्त होता है। और कहीं 6 से ये 8 पहुंच गया है। 6 के बाद एक एक अगर बढ़ेगा दोस्तों तो 6 में जितना क्षति होता है इसका 10 गुना क्षति बढ़ जाता है। सोच रहे हैं ना, अगर 7 से 8 आ जाएगा तो 7 में जितना क्षति हो रहा था इसका 10 गुना क्षति बढ़ जाएगा आपको 8 में दोस्तों। यानी कि पूरा तबाह हो गया था उस समय आपका 1934 ईस्वी में आपका। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। इसका आंसर आपको दे दिया गया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना जी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 251 में। इसका ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारा पीडीएफ है, लगभग आप लोग को 150 पीडीएफ मिलेगा, है ना। लगभग 150, ज़्यादा ही है ना, लगभग 150 पीडीएफ है जिसमें दोस्तों बहुत सारा जो टेस्ट करवाया गया है, एनसीईआरटी जो पूरा करवाया गया है ना, चैप्टर वाइज जो करवाया गया है वो आपको मिलेगा, सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारा चीज़ है। और एग्जाम तक दोस्तों अभी बहुत सारा मैराथन क्लासेज होगी, बहुत सारा टेस्ट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग करवाया जाएगा, वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो कैसा लगा बताना है। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा जाते जाते, है ना। आप सभी के लिए इतने मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा बस एक लाइक कर देना है बस, और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी अपना करते रहिए। धन्यवाद।